तो चलिए बाबू देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है क्या पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे किसके बारे में कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अब हमको पढ़ना है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी हम लोग पढ़ेंगे द फैक्टर्स ना अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो आइए देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं तो उसमें देखिए हम लिख रहे हैं आज का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ factors affecting the capacitance of a parallel plate capacitor। चलिए देखिए, हम बताए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कितना, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर और बाय डी होता है। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ना, यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला मान लीजिए, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मान लेते हैं इस मीडियम में, ये जो यहाँ पर ये प्लेट है, ए प्लेट है, प्लेट बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना डी है, और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लस 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 ऐसे, ठीक है ना, और इस पे क्या है माइनस माइनस चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके बीच में मान लिया जाए कुछ भी मीडियम है बाबू, मीडियम एयर भी हो सकता है, मीडियम वाटर भी हो सकता है, मीडियम ना यहाँ का ग्लास भी हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में जो आपका जो मीडियम है बाबू, उस मीडियम का ना क्या रिलेटिव परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन आर। तो सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय में डी होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बोले फॉर एयर ना, अगर हम एयर की बात करें बाबू, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इन बाय डी। तो ये हम बताए थे कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना व्हेन द मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट ना इज एप्सिलॉन नॉट। ए क्या होता है? ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ए क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है ना, प्लेट का एरिया। ये प्लेट जो है, ये दोनों प्लेटों का कुछ एरिया होता होगा ना, क्योंकि देखिए हम बताए थे कि दोनों प्लेट जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ना, दोनों प्लेट क्या होते हैं? एक दूसरे के मतलब प्लेन होते हैं ना, दोनों प्लेट क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं बाबू, दोनों प्लेट प्लेन होते हैं, और दोनों प्लेटों का एरिया जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया अगर सेम नहीं भी रखें तो भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा जाता है कि अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर हम वैसा ही केस लेते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया क्या हो? इक्वल हो ना, दोनों प्लेट प्लेन हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। तो चलिए ए क्या बताएं हम? एरिया ऑफ प्लेन। एप्सिलॉन नोट बोल दीजिए क्या कि परमिटिविटी, ठीक है ना, ऑफ एयर और फ्री स्पेस बोल दीजिए, एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस बोल दीजिए, ठीक है। और डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट। तो डिस्टेंस ना बिटवीन ना बोथ प्लेट्स, ओके ना बाबू। तो चलिए तो C इक्वल टू हो गया ए एप्सिलॉन नोट बाय डी, समझ में आया। अब देखिए तो हमारा टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये आपको कंफर्म पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से ही। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन
नोट या फिर सही माने में देखा जाए, देखिए ए एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन बाई डी। आप याद करें हम बताए थे आपको एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन। ये फार्मूला आप लोग गौर कीजिएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, जहां पर एप्सिलॉन नोट क्या है, किसी भी मीडियम का अब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो अगर किसी मीडियम का ये अब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये क्या है सॉरी एप्सिलॉन नोट है किसी मीडियम का नहीं, एयर का अब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर किसी मीडियम का अब्सोल्यूट ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और एप्सिलॉन सिर्फ जो होता है ना किसी भी मीडियम का क्या होता है ये अब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो किसी भी मीडियम का अब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर का अब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बाबू? तो चलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है एरिया पर डिपेंड करता है और उस मीडियम के अब्सोल्यूट परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम? तो जो दोनों वह मीडियम जो दोनों प्लेट्स के बीच में स्थित होता है। और फिर ये क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट में, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बाबू। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फट से। चलो बताते हैं। आइए बाबू हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट चीज ये हम बताएंगे आपको कि क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट न कैपेसिटर depends on the area of the plate, ठीक है ना। the area capacitance of parallel plate capacitor depends on the area of the ना plates, ओके ना बाबू ना। मतलब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करता है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। देखिए कैपेसिटेंस क्या सामने है ना, सी किसके सामने? ए के सामने। तो एंड हम लोग बोलेंगे एंड ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि कैपेसिटेंस जो होता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ा है बाबू, उस फर्स्ट पॉइंट से आपको ये पता चलता है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस ना प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए ना? अब चलिए सेकेंड नंबर हम बात बताते हैं क्या किस पे डिपेंड करता है। दूसरा देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा फैक्टर हम बता रहे हैं बाबू कि कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor depend upon the permittivity of the medium between the plates and it is directly proportional to it ना, that is C directly proportional to E। बस इस फॉर्मूले को याद रखिए ना, क्या होता है C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन अपॉन D हो जाएगा। तो यहाँ से ये किसके प्रोपोर्शनल है?
एरिया का प्रोपोर्शनल है, और एप्सिलॉन मतलब क्या, उस मीडियम के परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल है। और अब किसके बारे में बताएंगे, ये तो सेकंड पॉइंट वही है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। और थर्ड हम बताएंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। ना सी किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ना डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। ओके ना बाबू, तो चलिए इसी को हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, इसको इरेज करके कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ना ऑन द ना डिस्टेंस, ऐसे यहीं पर इरेज करके लिखना है, ऑन द डिस्टेंस ना बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर वर्ड सिर्फ लगा देना है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट, बस सिर्फ इतना कर देना, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। ओके, चलिए तो डेट इज हमको क्या बोला है कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ लिए बाबू कि अब देखो हम लोग बताएं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट नोट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये दोनों, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले नोट कर लीजिए इसको, हो गया। तो चलिए अब इसी बात को हम आपको बताते हैं। तो चलिए फर्स्ट बार हम आपको बताएं कि कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ना। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, सेकंड मान लिए ना। कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, थर्ड मान लिए। अब हम लोग करेंगे कि बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, बाय फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से चला जाए तो क्या हो जाएगा, तीनों इक्वेशंस को अगर हम मिला के लिखते हैं बाबू, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो एक ही साथ तीनों को मिला कर लिख दीजिए, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड E, A और E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, इसलिए D का वैल्यू हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है कि यहीं पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एप्सिलॉन बाय D आया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए और हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर एक कांस्टेंट का प्रयोग कर लेंगे, और उस कांस्टेंट को क्या लिख देंगे, K लिख देंगे ना। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एप्सिलॉन बाय D हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्या आया ना, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। तो अब चलिए आज का मेरा नया टॉपिक है, इसको पहले उतारिए, इसके बाद मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ। तो चलो नोट कर लो इसको। चलिए तो अभी नया टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं बाबू कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक। टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अभी हम आप लोगों को बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला A एप्सिलॉन नोट बाय D होता है।
समझ में आ रहा बात ना। कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट बाई डी होता है। तो ये एप्सिलॉन नोट हम क्यों लगाते हैं बाबू, जब दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के प्लेट्स के बीच में अगर क्या रहेगा, एयर प्रेजेंट रहे, मतलब ये जो यहाँ पर है ना जो खाली गैपिंग ना, दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम अगर एयर होता है ना बाबू, तब हम लोग एप्सिलॉन नोट अपॉन डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, इसमें एयर तो है ही, अब इसमें बीच में मान लिया जाए कोई कांच का ही शीशा, मतलब एक ग्लास डाल दीजिए उसमें, तो ग्लास डाल दीजिए या फिर कुछ और भी चीजें आप डाल सकते हैं, ग्लिसरीन ना, किरोसिन, वाटर, कुछ भी। तो मान लिया जाए इसमें ना कुछ डिस्टेंस वाला या टी मोटाई वाला एक क्या कर दिया जाए, इसमें ग्लास स्लैब डाल दिया जाए। तो बताइए इसमें क्या हो गया, अब जो मीडियम हो गया वो एयर भी हो गया और क्या हो जाएगा, ग्लास भी हो गया। अब दो तरह का मीडियम हो गया ना। तो अब जब दो तरह का मीडियम हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया आप कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। मतलब वहां पर डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच न जब क्या करते हैं न किसी भी दूसरे सबस्टांस का बना हुआ ना कोई प्लेट, इन दोनों प्लेट के पैरेलल अगर डाल देते हैं जिसकी मोटाई कुछ होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक इसलिए बोल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ना ये वाला हम क्या डाले हैं, एक ग्लास डाले हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ग्लास का एक ऐसा टुकड़ा है ना जो कि दोनों प्लेट्स के पैरेलल है बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक जो मीडियम है वो तो ग्लास हो गया, ठीक है ना, वो तो ग्लास का मीडियम हो गया। और यहाँ से यहाँ तक और ये वाला जो भाग है न, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे अभी भी एयर ही भरा हुआ है। तो अब बताया जाए कि प्लेट्स, दोनों प्लेट जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों जो प्लेट्स हुए ना, उनमें मीडियम दो हो गया ना। पहला एक मीडियम हो गया ग्लास जो कि सिर्फ टी मोटाई तक ही है, टी थिकनेस तक ही है, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन तक न, उसमें तो एयर ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर दो तरह का मीडियम हो गया और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। मतलब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, हम लोग एक ही चीज को बोल रहे हैं, दोनों एक ही से रिलेटेड होता है। तो परमिटिविटी यहाँ पर अलग अलग होगा, एयर का परमिटिविटी अलग होगा और ग्लास का परमिटिविटी अलग हो जाएगा, और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग कंपाउंड ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, किसी मीडियम के इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम लोग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो तरह का परमिटिविटी प्रयोग हो रहा है और इसी वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं इसको। ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर न विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए, अगर किसी पैरेलल प्लेट के हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, लेकिन जब उन्हीं पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई ना टी थिकनेस वाला कोई दूसरा सबस्टांस का प्लेट अगर हम इंसर्ट कर दें, पुट कर दें, उसमें डाल दें, तो इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उसके फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग लेट करते हैं कि लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्रेजेंट इन द फिगर, ओके, हुज प्लेट्स आर A and B। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन the distance ना between the plates ना is D, ना प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, ना D है, और प्लस क्यू चार्ज या क्यू चार्ज इज प्रेजेंट ना ऑन द प्लेट्स, ना प्लेट पे क्या प्रेजेंट है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है बाबू। ठीक है ना, एंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड A is the area of the plate, A is area of ना the plate। ठीक है, तो एक बात बताइए बाबू, जब ये दोनों प्लेट जब है और दोनों प्लेट्स को अगर हम क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू है इसमें माइनस क्यू है, यानी चार्ज का अमाउंट क्यू है, तो दोनों प्लेट पे अगर क्यू चार्ज प्रेजेंट है तो हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी न ऑफ प्लेट विल बी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू बोल देंगे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। बात समझ में आया ना, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा क्या हो गया, Q बराबर सिग्मा बराबर Q बाई ए और Q बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखो बाबू जरा सा कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि किसी भी प्लेट के द्वारा कोई भी अगर चार्ज प्लेट है, ठीक है ना, एक चार्ज प्लेट है और चार्ज प्लेट के वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हम आपको पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी आप चार्ज प्लेट के चलते अगर हम लोग इस प्लेट के बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर दो तरह का ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप खुद से सोचिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर में, अलग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो आपका टी थिकनेस वाला जो आपका डाइलेक्ट्रिक इसमें डाला गया है ना, उसमें इतना दूर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये टी थिकनेस वाला चूंकि ये ग्लास स्लैब है या फिर कोई भी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो इतना डिस्टेंस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। और ये जो एयर है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, उस एयर में आपका ना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा। तो हम लोग दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना बिटवीन द प्लेट्स ना इन एयर इज ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एयर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ना इन द डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई डैश से दिखाते हैं और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्योंकि याद रखिए किसी भी हम लोग दूसरे मीडियम में अगर जाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के जगह हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन का यूज करते हैं। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। या फिर आप शॉर्ट में ये याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है तो किसी दूसरे मीडियम में प्लेट के वजह से न इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, बस इसमें ई आर से गुना कर देते हैं, एप्सिलॉन आर से गुना कर देते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग इस दोनों प्लेट्स के बीच में ना ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ और दोनों प्लेट्स के बीच में ये टी थिकनेस वाला जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई डैश इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया। अब बात है कि अब देखिए एक हम चीज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर प्लेट बी से न ए तक अगर कोई हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेट बी से ए तक लाए, मतलब देखिए एरो का साइन देखिए हम किधर लाने जा रहे हैं, ए से बी से ए तक, ए से बी तक ले जाइएगा तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेने में आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये आपको पिछले क्लास में हम बता भी चुके हैं। क्योंकि आप ना प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे रखिएगा, इधर रखिए, अब इधर से आप उधर ले जाना चाहिए, तो आपको ले जाने की जरूरी नहीं है, खुद जाएगा। क्यों, ये देखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस होता है और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का देगा। ये इधर हम बता रहे हैं, इधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखो तो फिर थोड़ा सा भीड़ टाइप का लगेगा। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ रखते हैं तो इधर से उधर ले जाने में कोई वर्क थोड़े करना पड़ेगा। ये प्लस है और ये वाला पूरे प्लेट पे प्लस है, तो पूरे प्लेट पे जो प्लस चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने आप धक्का देगा। और फिर देखिए तो ये उधर जाने लगेगा, अपने आप धक्का दे रहा है तो उधर जाएगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल होता है ना, लाइक चार्ज रिपेल ही चल रहा है। और ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस प्लस को अपने तरफ बुला रहा है ही, और ये प्लस जो है धक्का दे ही रहा है। तो हमको वर्क डन कहाँ करना पड़ा, नहीं वर्क डन करना पड़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर वही है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इधर रख दीजिए इस प्लेट पर और इस प्लेट से इधर की ओर लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है, आप इसको ले जा रहे हैं तो माइनस आपको क्या करेगा ना, आपको खींच रहा है कि मत जाओ, लेकिन फिर भी आप इधर ला रहे हैं। और प्लस क्यू चार्ज जो इस प्लेट पर प्रेजेंट है वो इस प्लस क्यू को धक्का देगा कि तुम मत आओ, लेकिन फिर भी आप उसको ला रहे हैं, तो आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको किस तरह से वर्क डन करना पड़ेगा, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए
ये जो माइनस वाला चार्ज है इस प्लेट पर ना, उसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट और इस प्लेट पर जो प्लस चार्ज है उसके रिपल्सन के अगेंस्ट हमको उधर से वर्क डन करना पड़ेगा, और तब ये यूनिट पोटेंशियल टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट बी एंड प्लेट ए। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं पहले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। तो हम लोग को पता है कि बी और प्लेट ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इट इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। ठीक है, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ना प्लेट बी से ए तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, बी से और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, देखिएगा नाउ the potential difference now between plate A and B will be ना क्या, V बराबर वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। मतलब आपको क्या बताए, आप याद रखिएगा जो जो जरूरी है यहाँ पर हम नीचे मिटाए थे, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, ये फार्मूला आपको बताए हैं, तो इसको लास्ट में यूज पड़ेगा, इसलिए हम इसको साइड में लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे तो उतना जगह है नहीं, हमको इरेज भी करना है। तो चलिए इधर हम लोग उस चीज को लिखते जाएंगे जो जरूरी पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग अब ध्यान दीजिएगा। तो Q बराबर सिग्मा हमें मिल गया। तो यहाँ देखिए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन A और B के बीच का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेंगे कि मान लेते हैं कि B से A तक लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें W वर्क डन करना पड़ा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। तो चलिए अब क्या होगा, हमें देखो ये वाला जरूरी पड़ेगा, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ई डैश इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों प्लेट्स के बीच एयर में, और ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग वर्क भी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा, ये दोनों चीज हम साइड में लिख रहे हैं ताकि हमें लास्ट में फिर यूज करना पड़ेगा, तो आप लोग माइंड में रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको तो चलिए अब हमें क्या है दिखाना है, V बराबर W/Q हो जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को B से प्लेट A तक ले आने में V बराबर W/Q। तो एक बात बताइए बाबू, ये जो V बराबर W/Q है ना, वो आप देखिए W जो होगा अब दो तरह का हो जाएगा। पहला बात बताओ बाबू कि W जो है आप जो एयर में, जैसे एयर देखिए एक बात समझिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप B से A तक ला रहे हैं, तो B से A तक लाइएगा तो एयर में आप लाइएगा, पहले आप उधर से धक्का देकर ला रहे हैं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले एयर में इंटर करेगा, उसके बाद ये वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटर करेगा, उसके बाद फिर एयर में इंटर करेगा। तो एयर में जैसे देखिए, एयर में कुछ वर्क डन कुछ करना पड़ेगा और ग्लास स्लैब में वर्क डन कुछ दूसरा करना पड़ेगा। नहीं, जैसे देखिए अगर इस मार्कर को हम बोले हवा में ऐसे तैरा करके आप ले चलिए, इसको धक्का देकर ले चलिए, तो इसमें वर्क डन कुछ कम करना पड़ेगा। अगर इसी चीज को हम बोले कि पानी में इसको डुबाकर पानी में धक्का लेकर के चलिए तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। बोलिए क्यों, क्योंकि पानी का इस पर दबाव ज्यादा आएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं बाबू कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप एयर में ले जा रहे हैं तो वर्क डन कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी। और अगर यही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे एयर से लाते हैं और फिर ग्लास स्लैब को पार कीजिएगा ना, ऐसा हम उधर से धक्का लेकर ला रहे हैं, तो
आप पहले एयर में पास कीजिएगा, फिर न ग्लास स्लैब में। तो ग्लास स्लैब में पास करने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन दो तरह का होगा, एक वर्क डन होगा जो कि एयर में, और दूसरा वर्क डन होगा जो कि ये ग्लास स्लैब या फिर डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसमें आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लिख दिए कि W = W1 + W2। तो W1 मैंने ऐसे लिख लीजिए, वर्क डन इन एयर, ठीक है ना, यानी इसको बोल देते हैं W1, और प्लस वर्क डन इन डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम दैट इज W2, और बाई में क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए V = W1 + W2/Q हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं W1/Q, अलग अलग कर दिए W2/Q। तो आप मान लीजिए कि हमको वर्क डन करने में फोर्स कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एयर में जो लगाया गया फोर्स है वो F है ना, तो ये W1 क्या हो जाएगा, एयर में चूंकि वर्क कर रहे हैं तो मान लेते हैं एयर में वर्क है आपको F ना, फोर्स कितना लगा रहे हैं, F फोर्स है। एयर में कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, तो बताइए ना, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और डाइलेक्ट्रिक का मोटाई T है, तो आपको एयर में कितना दूरी कवर करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, तो इतना और इतना मतलब कितना, कि पूरा D डिस्टेंस में से इसका थिकनेस T जो मोटाई है उसको घटा दीजिए, तो D - T हो जाएगा। तो W1 बराबर हो जाएगा F इंटू, जैसे W बराबर FS फार्मूला होता है, तो F इंटू D - T हो जाएगा, ठीक है, बटा में Q, और यहाँ से हो जाएगा प्लस W2। तो W2 एयर में हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, सॉरी W2 हम लोग किस में वर्क कर रहे हैं, ये वाला डाइलेक्ट्रिक में। तो डाइलेक्ट्रिक का मोटाई कितना है, W बराबर F इंटू S होता है, तो F इंटू S नहीं, यहाँ पे T देंगे चूंकि मोटाई कितना है, T है, और बटा में कितना हम लोग करेंगे, तो ये Q। तो आप बताइए V = क्या हो जाए, F/Q को हम लोग E' बोल सकते हैं, नहीं दोनों में F मत कर दीजिए ना, एयर में जो आपको वर्क कर रहे हैं वो आप करिएगा F करिए, और इसमें जो मीडियम है उसमें F' फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फोर्स होना चाहिए। F/Q को हम E लिख दे रहे हैं, चूंकि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = F/Q होता है, और इंटू यहाँ D - T हो जाएगा, और प्लस F'/Q को E' से दिखा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, ग्लास स्लैब में। अब हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस में, एयर में कितना बताए हैं, σ/ε0 बता दिए हैं, अब इंटू D - T हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना फार्मूला बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताए हैं मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना, ε0 इंटू εr इंटू T हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से और हम एलसीएम लेते हैं। तो पहले एलसीएम लेने के पहले आपको कुछ जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो टर्म्स आप कॉमन ले लेंगे। तो σ/ε0 आपको कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा D - T, और प्लस क्या आ जाएगा, T/ε हो जाएगा। बात समझ गया ना, ठीक है। तो चलो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, σ/ε कॉमन, तो D - T, और यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो चलिए इस चीज को अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से V = σ/ε0 इंटू, इसी को बाबू और ढंग से लिख लीजिए थोड़ा सा, D - T कॉमन लीजिए तो बाबू, तो T इंटू हो जाएगा 1 - 1/ε0r, T कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस T कॉमन लिए तो 1/ε0r हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा V निकल गया, और Q का मेरा वैल्यू सिग्मा इंटू A आपको पता है। तो अब हम क्या लगाएंगे ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला C = Q ना, Q = C भी होता है, तो C = Q/V लगाएंगे फार्मूला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर, सो द कैपेसिटेंस ना यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए द कैपेसिटेंस न ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल न प्लेट कैपेसिटर विल बी, क्या हो जाएगा बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C = ना Q/V हो जाएगा, Q/V।
क्यू का फार्मूला सिग्मा इंटू ए आप खुद से ही आपको शुरू में ही बताए गए हैं। फिर जब प्लस क्यू चार्ज दीजिएगा तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया था ना, सिग्मा बराबर क्यू बाई है, तो वहाँ से क्यू का वैल्यू निकाले थे, आप याद रखना चाहिए आपको। और यहाँ से भी का वैल्यू जो है कितना रखेंगे ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ना डी माइनस टी इंटू ना 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिग्मा से ये वाला सिग्मा आप काट दीजिए और ये हो जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपको ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा। मतलब ना कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच में ना कोई टी थिकनेस वाला अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो उस समय ना इसका क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नोट बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया नोट। अब एक बात बताइए कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में ना आपका क्या था, एयर भरा हुआ था, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भरा हुआ था, कैपेसिटेंस कितना था, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी था। और जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर को छोड़ करके माने एयर है और उसके बीच में कोई और भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस डाल दिए, तब उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये वाला बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो अब देखो ना बाबू, पहले था ए एप्सिलॉन नोट बाई डी ओनली, मतलब डी से हमको डिवाइड कर रहा था और डी था क्या ना, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी कुछ भी। और अब क्या करना है कि डी माइनस डी में से इतना को घटा देना है, ठीक। तो जब डी में से ये वाला पूरा टर्म को आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी, अरे डी माइनस टी, डी में से अगर इतना चीज को घटाएगा तो डी का डी छोटा ना हो गया, डी कम हो गया। और जब कम से अगर इसमें डिवाइड कीजिएगा ए एप्सिलॉन बाई डी में तो क्या आएगा, बड़ा चीज आएगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ गया। जैसे देखिए शुरू में क्या होता है, ए एप्सिलॉन बाई डी यानी ए इंटू एप्सिलॉन नोट में आपको टोटली डी से डिवाइड करना है, ठीक। लेकिन अब क्या है कि अब आपको डी से डिवाइड नहीं करना है, डी में से इतना चीज क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो डी में से उतना चीज माइनस होगा तो डी का वैल्यू छोटा हो गया। और जब छोटे चीज से अगर इसमें डिवाइड किया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग अपने बात से नोट कर लेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ द वैल्यू ऑफ now if we insert a dielectric of thickness T between the plates of a parallel plate capacitor, now then its capacitance will decrease। ना उसका कैपेसिटेंस जो होता है डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ना विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, ना विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ना व्हेन द मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट्स इज एयर। जब दोनों प्लेट के बीच में मीडियम एयर हो और एयर को छोड़ करके वहाँ पर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक डी ये टी मोट थिकनेस वाला कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर हो, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर हो, तो उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाता है। इस बात को आप लोग नोट में लिख लेंगे। तो चलिए इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और हम लोग कल अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ओके।